नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रिसर्च की कड़ी में फिर से उपस्थित हूं, जिसमें शोध के प्रकार अर्थात शोध डिजाइन के प्रकार, रिसर्च का जो डिजाइन होता है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, हम इस पर आज संपूर्णतया बात करेंगे। संपूर्णतया हम लोग समझेंगे कि इसके प्रकार क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने इससे पहले की कक्षा में मैंने बताया है जो कि उसके रिसर्च डिजाइन क्या होता है, फिर उसके उद्देश्यों को मैंने बताया है। आज हम प्रकार के ऊपर हैं, तो आप विस्तृत रूप से देखने के लिए आप पिछले वीडियो को भी देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुख्य तौर पर अगर हम डिजाइन की बात करें अर्थात शोध डिजाइन की बात करें, अनुसंधान डिजाइन की बात करें, तो इस में अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर हम जो शोध करते हैं, तो चाहे वो सामाजिक शोध हो, चाहे वो शिक्षा शास्त्रीय शोध हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक शोध हो, किसी भी प्रकार के जो शोध होते हैं उसको दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। एक का नाम है प्रयोगात्मक और दूसरे का नाम है अप्रयोगात्मक। हम प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक शोध की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रयोगात्मक शोध, जिसको कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं, और अप्रयोगात्मक शोध जिसको कि हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम डिजाइन की बात करेंगे तो ये तो वेल नोन है और सामान्य अर्थों में ऐसा कहा जाता है कि जो भी ऐसे डिजाइन या ऐसी रूपरेखा जो प्रयोगात्मक शोध में प्रयुक्त होता हो या प्रयोगात्मक शोध के लिए प्रयोग किया जाता हो, हम उसे प्रयोगात्मक शोध डिजाइन के नाम से जानते हैं। और जो अप्रयोगात्मक अर्थात नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जिस डिजाइन का, जिस रूपरेखा का प्रयोग किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, तो अप्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन के नाम से जानते हैं। तो मुख्य तौर पर दो भागों में शोध को बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम उसके शोध डिजाइनों को भी उसी प्रकार से बांट देते हैं, जिसमें प्रयोगात्मक, जिसमें रूपरेखा का प्रयोग किया जाता है, हम उसको प्रयोगात्मक शोध डिजाइन के नाम से जानते हैं। और जब नॉन प्रयोगात्मक अर्थात अप्रयोगात्मक जिसमें प्रयोग किया जाता है, उसको हम अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम देखेंगे तो मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जो शोध डिजाइन होता है, जो शोध डिजाइन होता है, उसके मुख्य तौर पर तीन बिंदु बताए गए हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, शोध वैज्ञानिकों के द्वारा तीन संकेत बताए गए हैं। वो तीन संकेत क्या हैं? आर है, एक्स है और ओ है। ये तीन प्रमुख संकेत बताए गए हैं किसके? तो रिसर्च डिजाइन के। तो रिसर्च डिजाइन के जब तीन संकेत बताए गए हैं, तो इसमें आर का क्या मतलब होता है? तो आर का ये मतलब होता है कि यादृच्छिक आवंटन, अर्थात यादृच्छिक आवंटन अगर किया गया है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यादृच्छिक चयन। यादृच्छिक चयन से मतलब है रैंडम सिलेक्शन जो होता है। रैंडमली अगर सिलेक्शन हम किसी भी चरों का करते हैं, किसी भी शोध के अंतर्गत जब हम रैंडमली चरों का यादृच्छिक चयन करते हैं, प्रयोज्य का रैंडमली सिलेक्शन करते हैं या यादृच्छिक रूप से उसका आवंटन करते हैं, हम उसको किस संकेत के नाम से जानते हैं? तो आर संकेत के नाम से जानते हैं। फिर एक्स संकेत क्या है? तो एक्स संकेत वो होता है कि जब हम किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, क्या, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम कई प्रकार से जोड़ तोड़ करते हैं, अर्थात हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत अलग अलग तरीके से हम उसको जोड़ तोड़ करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास के अंतर्गत जब हम
मतलब अब चर एक एक हो सकता है कि मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक है उसी में अगर हम जोड़ तोड़ करते हैं तो वो एक हो जाएगा एक। लेकिन अगर हम एक से अधिक चरों की संख्या हो जाती है या एक से विवेचित संख्याओं की अधिक कहानी हो जाती है, तब हम इसको क्या करते हैं, x1, x2, x3 वगैरह वगैरह के नाम से उसको जानते हैं। अर्थात जब हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करते हैं तो उसको हम सीधे x के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जबकि उसमें हम जोड़ तोड़ करने को कर रहे हैं, तो वो उसको हम क्रमशः उसको हम क्या करेंगे, x1, x2, x3 के नाम से हम जानेंगे। अब ओ संकेत क्या है, तो ओ संकेत वह है जिसमें कि हम क्या करते हैं, चाहे हम ऑब्जर्वेशन करें, चाहे हम प्रेक्षण करें, चाहे हम टेस्ट करें, चाहे हम मापन करें, उसको जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मापन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें अगर चरों की संख्या होती है तो हम उसको ओ के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसकी संख्या एक से अधिक क्रमशः होती है तो उसी को हम O1, O2, O3 वगैरह वगैरह के नाम से क्रमशः जानते हैं। तो ये तो मुख्य तौर पर ये संकेताक्षर हो गए कि जो शोध वैज्ञानिक जो दिए हैं, खास करके शोध डिजाइन के लिए हम उसकी बात की। अब हम आते हैं कि प्रयोगात्मक शोध डिजाइन क्या है। तो प्रयोगात्मक शोध डिजाइन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो उसके कुछ क्राइटेरिया माने गए हैं। अब शोध जब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया में हम पहली जो क्राइटेरिया कहेंगे, तो पहली क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या होता है, तो ये प्लस माइनस हो सकता है, अर्थात हम जोड़ तोड़ की अवस्था कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई संस्था है, कोई संस्था में आप देख रहे होंगे, खास करके अगर आप प्राइवेट संस्था की बात करेंगे और वो अगर शैक्षिक संस्था है तो, और वो अगर शिक्षक को ढूंढना चाह रहा है, तो शिक्षक को ढूंढना चाह रहा है और एक शिक्षक को उन्होंने हायर किया। अब हायर किया तो सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन उनके द्वारा जो पढ़ाई गई विषय वस्तु है वो बहुत अच्छी, या तो बहुत अच्छी नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बच्चों के समझ में नहीं आया। तो वो संस्था क्या करती है कि उनको फिर से हटा देती है, फिर दूसरे को लाती है, फिर तीसरे को लाती है, चौथे को लाती है, और उसी बीच में जो अच्छा पढ़ाने लगता है उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, उनको परमानेंटली रख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें हम बदलाव करते रहे, अर्थात जोड़ तोड़ करते रहे कि कौन मैक्सिमम बेहतर कर सकते हैं, अपना आउटपुट कौन मैक्सिमम छात्रों के लिए दे सकते हैं। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैक्सिमम प्रभाव किसका अच्छा पड़ता है, हम उसका सिलेक्शन कर लिए, और जिसका प्रभाव अच्छा नहीं गया हम उसको हटा दिए। ऐसा कई बार आप देखते हैं। तो ये एक सबसे पहले तो जोड़ तोड़ की जो संभावना होती है वो बरकरार होती है। फिर क्या होता है कि हम यादृच्छिक चयन करते हैं। हम क्या करते हैं, तो यादृच्छिक तरीके से हम क्या करते हैं, अर्थात रैंडम मेथड का रैंडमली हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो रैंडमली जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबकी संभावनाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए किसी के साथ पक्षपात होने की आशंका भी नहीं होती है। तो हम यादृच्छिक चयन करते हैं, या फिर हम यादृच्छिक आवंटन को प्रश्रय देते हैं। तो ये तो दूसरी क्राइटेरिया हो गई। पहली क्राइटेरिया क्या थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़। फिर दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि यादृच्छिक विधि के द्वारा हम उसका चयन करते हैं या यादृच्छिक आवंटन करते हैं। फिर तीसरी क्राइटेरिया मुख्य तौर पर क्या है कि तीसरी क्राइटेरिया इसमें यह है कि इसमें दो समूह बनाए गए हैं। दो समूह में एक क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप एक होगा, और एक दूसरा जो ग्रुप होगा उसका वो क्या होगा, तो प्रयोगात्मक ग्रुप, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा।
हम कम से कम दो समूहों में हम उसको डिवाइड करते हैं, एक को प्रयोगात्मक में रखते हैं, एक को कंट्रोल में रखते हैं, और उसका हम क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो मुख्य तौर पर ये जो होते हैं वो प्रयोगात्मक के लक्षण होते हैं, प्रयोगात्मक शोध के लक्षण होते हैं। मुख्य तौर पर इस प्रयोगात्मक शोध के मुख्य तौर पर दो प्रकार माने गए हैं। दो प्रकार में से पहला प्रकार है नियंत्रित प्रविधि। नियंत्रित प्रविधि, नियंत्रित प्रविधि पहला है, और दूसरा है प्रयोज्य में समूहों की संख्या। अब ये मुख्य तौर पर दो प्रमुख तौर पर इसके क्या प्रकार माने गए हैं कि पहला प्रकार है नियंत्रित प्रविधि और दूसरा है प्रयोज्य में समूहों की संख्या। तो मुख्य तौर पर ये नियंत्रित प्रविधि क्या है? तो नियंत्रित प्रविधि यही है कि हम क्या करते हैं, दो समूह बना लेते हैं, दो समूह को आपस में देखते हैं कि कौन सा किस में अच्छा है। मान लीजिए कि हमें दो पाठ पढ़ाना है, तो हम एक को पारंपरिक तरीके से, दूसरे को हम किसी विधि के आधार पर पढ़ाए और हम उसमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। प्रयोज्य में समूहों की जो संख्या होती है उसको हमें डिवाइड करना होता है कि किस प्रकार से उसमें हम फिर इसमें जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे क्राइटेरिया इसमें लागू होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ होगा, फिर यादृच्छिक तरीके से उसका चयन होगा, यादृच्छिक आवंटन होगा, फिर हम क्या करतेंगे तो उसमें दो ग्रुप कम से कम होने ही होने हैं, और फिर दोनों ग्रुपों में क्या उसमें तुलनात्मक अध्ययन है उसके तरीके से हम क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं, या फिर एक प्रकार से हम निष्कर्षात्मक चीज़ों पर पहुंचते हैं। फिर आता है आपका क्या, तो अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन। तो अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन के बहुत सारे प्रकार हैं। पहला है प्राक प्रयोगात्मक, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्राक या मिथ्या प्रयोगात्मक। दूसरा है प्रायोगिक कल्प डिजाइन, इसमें जोड़ दीजिएगा। तीसरा है सहसंबंधात्मक शोध डिजाइन। चौथा है वैषम्य शोध डिजाइन। पांचवा है केस अध्ययन, और छठा है सर्वे अध्ययन डिजाइन। तो इसमें अप्रयोगात्मक के बहुत सारे प्रकार माने गए हैं। अप्रयोगात्मक में जैसे कि प्राक या मिथ्या प्रयोगात्मक डिजाइन है, फिर प्रायोगिक कल्प डिजाइन है, फिर संबंधात्मक शोध डिजाइन है, फिर वैषम्य शोध डिजाइन है, फिर केस अध्ययन और सर्वे डिजाइन है। ये जो डिजाइन होते हैं इसमें मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो हालांकि ये प्राक और मिथ्या जो शोध डिजाइन होता है ये सबसे मतलब निम्नतर में से माना जाता है। इसमें बहुत कुछ नहीं होता है और इसका प्रयोग बहुत रेयर केस में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं इसको माना जाता है। फिर प्रायोगिक कल्प डिजाइन जो होता है वो इस प्राक या मिथ्या प्रयोगात्मक डिजाइन जो है उससे थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन ये भी उतना स्तर का नहीं माना गया है। फिर इसमें सहसंबंधात्मक से थोड़ा सा बेहतर माना गया है। सहसंबंधात्मक में हम क्या करते हैं तो संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि हम समूहों को क्या करते हैं तो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सहसंबंधात्मक डिजाइन में हम ऐसा करते हैं कि इसमें मुख्य तौर पर जो प्रयोज्य होते हैं वो प्रयोज्य एक ही होते हैं, और हम क्या करते हैं इसको हम बार बार टेस्ट लिए। जब हम बार बार टेस्ट लिए तब हम क्या किए तो हम इसका
पहले टेस्ट लिए तो इसका अंक क्या हुआ, दूसरे बार टेस्ट लिए इसका अंक क्या हुआ, तीसरे बार टेस्ट लिए इसका अंक क्या हुआ, चौथे बार, पांचवें बार, अगर हम मैक्सिमम बार लेते हैं और उसमें हम सहसंबंध देखते हैं कि इसमें सहसंबंध कितना है। मतलब इसमें अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर के क्वेश्चन को बनाता है और उसको आता है 20 नंबर 100 नंबर में से, और फिर उसके बाद फिर से दूसरी बार टेस्ट होता है, फिर उसको आता है 22-23 नंबर, फिर आता है तो कभी आ जाता है 25 नंबर, फिर कभी आता है तो 23 नंबर, कभी आता है तो फिर 30 नंबर, फिर कभी आता है तो फिर से 27 नंबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें सहसंबंधात्मक है, सहसंबंध है। लेकिन अगर हमें ऐसा है कि अगर वो पहले बार में 20 नंबर आया और दूसरे बार में क्या आया 80 नंबर आया, तीसरे बार में 90 नंबर आया, क्या इसमें कोई सहसंबंध है? नहीं है। अर्थात हम इसमें क्या करते हैं, तुल्यता करते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वो भी एक ही जो प्रयोज्य है उसके ऊपर में। फिर वैषम्य शोध डिजाइन क्या होता है कि इसमें किसी भी राष्ट्र, किसी भी धर्म, किसी भी जाति वगैरह के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब इसमें जो वैषम्यता इतनी कम होती है, अर्थात इसमें हम तुल्यता करने की स्थिति में कभी नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोज्यों की संख्या इतनी कम होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर भारत देश की संस्कृति और जो नाइजीरिया की संस्कृति है उसमें अगर हम तुल्यता करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा विषमताएं आ जाएंगी। तो इसमें एक तो प्रयोज्यों की संख्या बहुत कम हो जाती हैं और हम इसमें क्या करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको वैषम्यता कहा गया है, इसमें विषमता आती है। फिर केस अध्ययन शोध डिजाइन जो होता है, इसमें किसी भी इकाई पर हम करते हैं, किसी भी यूनिट पर करते हैं। यूनिट एक व्यक्ति भी हो सकता है, 1000 व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकता है और 50 संस्था भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, एक इकाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो भी एक इकाई है, और अगर हम किसी बीएड कॉलेज के ऊपर हम शोध डिजाइन अगर केस स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, बीएड कॉलेज जितने भी हैं वो हमारे केस स्टडी के अंतर्गत आ गए, वो भी एक यूनिट के अंतर्गत आ गए। तो या फिर हम किसी पर्टिकुलर एक संस्था के ऊपर करते हैं, वो भी एक यूनिट के तहत आ गया। तो हम इसमें क्या करते हैं केस अध्ययन में कि उसका डीपली स्टडी करते हैं, उसमें मतलब क्या आया है, क्या कमी है, उसके गुणों का हम वर्णन करते हैं। तो उसके गुणों में क्या कमी है, मतलब हम किस ढंग से उसका अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि टॉपिक तो होना चाहिए। कोई भी मान लीजिए कि कोई मंद बालक है तो वो मंद बालक क्यों है, उसके कारण क्या हैं, उसके कारणों को हम मुख्य तौर पर खोजने का प्रयत्न करते हैं। तो ये केस स्टडी हो गया और खोजने के बाद उसका उत्तर भी उसके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसमें बदलाव आ सके। और फिर हम सर्वे डिजाइन जो करते हैं, तो सर्वे डिजाइन में मुख्य तौर पर हम क्या करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में या उसके आयतन के बारे में हम पता करने की कोशिश करते हैं सर्वे अध्ययन के दौरान। तो सर्वे अध्ययन में हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी कोई भी जो प्रयोज्य है, हम उसमें गुण क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक भारत सरकार के द्वारा कोई एक परियोजना लागू की गई और उस परियोजना का हम सर्वे करवाते, अगर सरकार सर्वे करवाती है या कोई प्राइवेट संस्था सर्वे करवाती है, तो उसमें उसके गुण हैं, अर्थात जिसके लिए वो किया गया है उसका आयतन क्या है, उसका गुण क्या है, अर्थात वो दूसरों को लाभ पहुंचाने में समर्थ हो पाता है अथवा नहीं। ये सब सारी चीज़ें इसमें हम इस सर्वे अध्ययन के दौरान हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस शोध डिजाइन के बारे में आपने बेहतर समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल का आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।